All right. Assalamu alaikum. Can you hear me? Walaikum assalam, sir. ओके जी. सो अर्थ और सोलर सिस्टम का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. एक मिनट रुको. ओके, नाउ आई गेस नाउ यू कैन सी द स्क्रीन. स्क्रीन शेयरिंग. ओके. सो अर्थ और सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे. और हम अब देखेंगे, बेसिकली डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के बारे में. बात करेंगे ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है प्लैनेट्स के ऑर्बिट पे, और सन की ग्रेविटी और प्लैनेट्स की अपनी जो ग्रेविटी है, इनका आपस में कोई लिंक है या नहीं है, या ये अलग अलग है बिल्कुल, और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सर्कुलर मोशन को. क्यों? क्योंकि सारे प्लैनेट्स सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, तो वो सर्कुलर मोशन में है रफली. तो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. You know that anything that is traveling in a circle like this ball needs a force to act towards the center of the circle, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं. राइट? ये जो फोर्स है इस केस में, इस बॉल के केस में, ये फोर्स जो है इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ द टेंशन. ये जो बॉल पे फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंट्रल, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रोप की टेंशन से आ रही है. अगर ये रोप ब्रेक हो जाती है तो ये बॉल जो है इट विल फ्लाई ऑफ एज अ टेंजेंट टू द सर्कल. जो भी उसकी उस वक्त मोमेंटरीली वेलोसिटी होगी वो उस डायरेक्शन में वो बॉल फ्लाई ऑफ कर जाएगी. ठीक है. सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड ये फोर्स जो है दिस इज नेसेसरी टू कीप द ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ सर्कल. राइट? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत लाजमी है. अब सवाल ये है कि प्लैनेट्स के केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है. प्लैनेट जब ऑर्बिट कर रहे होते हैं तो उनके केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स आती है वो ग्रेविटी की फोर्स होती है. अब ग्रेविटी को जरा जल्दी से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. हमने मास, वेट और डेंसिटी के क्वेश्चन के टॉपिक के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को जिस तरह से समझा था उसको उसी तरह दोबारा से रिवाइज करते हैं. सिर्फ ये नहीं समझना कि अर्थ की ग्रेविटी होती है, सिर्फ ये नहीं समझना कि प्लैनेट की ग्रेविटी होती है, सिर्फ ये नहीं समझना कि सन की ग्रेविटी होती है, बल्कि एवरीथिंग दैट हैज मास हैज अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इट्स ओन. इट बेसिकली मीन्स के सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स या सन्स या फिर जो स्टार्स हैं वो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स नहीं लगाते, बल्कि अगर ये दो टेनिस बॉल्स भी एक दूसरे के बराबर में हैं तो ये भी एक दूसरे पे ग्रेविटी की फोर्स लगा रही. कोई भी चीज हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की फोर्स लगा रही होती है. एनी टू मासेस exert gravitational forces on each other. मैं, मेरे सामने लैपटॉप रखा है, लैपटॉप के मास की वजह से मेरे ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, मेरे मास की वजह से ग्रेविटी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है. The forces are always equal and opposite. So this ball attracts this with a force of 50 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. तो ये भी इसके ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स ही लगाएगा. न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए, और ये वही बात है. अब इसी तरह सन अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जो ये लग रही है, और सिर्फ सन अर्थ के ऊपर नहीं लगा रहा, बल्कि अर्थ भी सन पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जो कि सेम साइज की है. ठीक है. बट अब पहली बात ये कि जो बॉल्स की ग्रेविटेशनल फील्ड है आपस में एक दूसरे के ऊपर, या जो मेरे रूम में जितनी चीजें पड़ी हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं, वो मैं नोटिस क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज स्मॉल मासेज हैं और ग्रेविटी की फोर्स इतनी वीक है, इतनी कम है, 0.00000001 न्यूटन की भी फोर्स नहीं है, इतनी छोटी फोर्स है कि आई विल नेवर नोटिस इट, एंड इट्स सो स्मॉल दैट आई कांट इवन मेजर इट विद माई बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स. बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए इनको मेजर करने के लिए भी. ठीक है. तो ग्रेविटी की फोर्स नोटिसेबल होती किस स्केल पे जाके? बहुत बड़े स्केल पे जाके, जब बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स की बात आती है या मून्स की बात आती है, तब ग्रेविटी की जो फोर्स है वो फिर कंसिडरेबल होती है. अब ग्रेविटी की जो फोर्स है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटी की फोर्स है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है. ये छोटे मासेस हैं, ये छोटी फोर्स लगा रहे हैं. ये बड़े मासेस हैं तो ये बड़े फोर्स लगा रही है. ठीक है. और इसमें दोनों मासेस का अफेक्ट है. दोनों मास एक तरह से एक फॉर्मूला में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इनका जो ओवरऑल इफेक्ट है
that affects the size of the force. So force depends on masses, larger the masses, larger the force. ठीक है बेटा, पहली बात तो ये समझ लें। दूसरी बात है, और इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे सन का मास है, यहाँ पे सन का मास अगर m1 है और अर्थ का मास m2 है, तो इसमें कोई एक मास भी अगर बहुत बड़ा हो तो ग्रेविटी की फोर्स कंसिडरेबल हो जाती है, बिकॉज दोनों फोर्सेस आपस में मासेस आप इवेंचुअली मल्टीप्लाई करते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फोर्स। यू डोंट नीड टू नो द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट दैट्स व्हाट द थिंग इज, दैट ये बेसिकली बात है। सो दोनों मासेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है ग्रेविटी की फोर्स। अगर दोनों ही छोटे हैं तो फोर्स जो है वो ना होने के बराबर होगी। अगर उनमें से एक मास बड़ा है और एक मास छोटा है और मल्टीप्लाई होकर एक बड़ा आंसर आता है, तब भी बड़ी फोर्स लगेगी। और अगर दोनों ही मासेस बड़े हैं तो वेल एंड गुड, और ज्यादा बड़ी फोर्स लगेगी। ठीक है, बट ग्रेविटी की फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। यार स्क्रीन आज बहुत ज्यादा तंग कर रही है। एनीवेज, अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है d, और ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है 2d। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं तो ये एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, जो फोर्स ये एक दूसरे पे लगा रही है वीक होती जाएगी। सो द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स द वीकर द फोर्स। ओके, दूसरी बात ये हो गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मास ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा होती है, डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स कम होती है। टू बी वेरी प्रिसाइज, डिस्टेंस अगर आप डबल कर दोगे ना दोनों के बीच में, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। सो स्क्वायर से अफेक्ट हो रही है। इसी तरह अगर डिस्टेंस को आप 3 गुना कर दोगे, अभी डिस्टेंस d है और आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर दो 3d पे, तो फोर्स जो है वो f डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगी। ओके, दैट्स द केस। अब हम देख लेते हैं कि सन है, और सन जो है वो हर प्लेनेट, क्योंकि सन की ग्रेविटी प्लैनेट्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। व्हाई? बिकॉज सन मास इज मच 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 मोर देन ऑल ऑफ दीज प्लैनेट्स इवन कंबाइंड। हमने इस चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर में बात पढ़ी थी कि सन का जो मास है वो पूरे सोलर सिस्टम के 99% मास में कंट्रीब्यूट करता है। बाकी सब चीजों का मास, सारे प्लैनेट्स और सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स का मास मिला के 1% भी नहीं है सन का। ओके, सो sun's mass is very big. That means कि sun can exert a very strong gravitational force on all the planets, and the sun's gravitational force is the reason why all the planets orbit the sun. ठीक है, यूरेनस सन को क्यों ऑर्बिट कर रहा है? बिकॉज सन उस पर एक फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स टूवर्ड्स द सन है, और यूरेनस की वेलोसिटी यूं है, तो वो एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में, रफली सर्कुलर ऑर्बिट में सन को ऑर्बिट करता है। इसी तरह मरकरी, इसी तरह मार्स, इसी तरह अर्थ, इसी तरह जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, सारे प्लैनेट्स पे सन एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, and therefore all the planets are orbiting the sun. All the asteroids, all the comets, everything is that is why everything is basically orbiting the sun, because sun exerts a gravitational force on it. Not just the planets, but minor planets, major planets, एस्ट्रॉइड, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग। ठीक है, अब इसी तरह मून भी तो ऑर्बिट कर रहे हैं प्लैनेट्स को। सिर्फ प्लैनेट्स ही तो नहीं ऑर्बिट कर रहे सन को, बल्कि हर प्लैनेट के अपने मून भी हैं। हर प्लैनेट के नहीं, हर प्लैनेट के तो नहीं है, कुछ के एक दो हैं, कुछ के ज्यादा हैं। तो प्लैनेट्स को ऑर्बिट करते हैं मून, लेकिन अब वो मून प्लैनेट को क्यों ऑर्बिट कर रहे हैं? बिकॉज प्लैनेट exerts a gravitational force on the moon, and that's why the moon goes around the planet. Similarly, artificial satellites हैं जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही हैं. Why are they orbiting the earth? Because the way we basically, when we set them into orbit, they have a velocity that is tangent to the circle, like this. Velocity is tangent to the circle, and there is a perpendicular force which is acting towards the center of the circle, acting on those satellites. And that is why the satellites orbit the earth in circular orbits around the earth. ठीक है बेटा, तो ऑर्बिट्स का रीजन आपको समझ में आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सही, प्लैनेट सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, एस्ट्रॉइड सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, प्लैनेट्स को मून्स ऑर्बिट कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं। रीजन सबकी यही है कि उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर आप देख सकते हो कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कि कुछ प्लैनेट्स जो है वो दूर हैं, कुछ प्लैनेट्स जो है वो करीब है। ठीक है,
अब जनरली दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, मास का भी फैक्टर था और डिस्टेंस का भी फैक्टर था। तो सपोज कर लो मैं अगर कंपेयर करना चाहता हूँ मरकरी के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है या यूरेनस के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है, पहले आप गेस करो, मरकरी पे ज्यादा फोर्स लग रही होगी सन की वजह से या यूरेनस पे? सो जस्ट गिव मी अ गेस। फैजान गेस कर सकते हो, सन ज्यादा फोर्स मरकरी पे लगा रहा होगा या यूरेनस पे? सर मरकरी पे, मरकरी पे लगा रहा होगा, रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है सन के। सही है। अच्छा, मैंने दो फैक्टर्स डिस्कस किए थे, दो फैक्टर्स कौन कौन से थे, नंबर 1 और 2, जरा इनको रिवाइज करना। The larger the mass is, the stronger the force. The greater the distance, the weaker the force. और मैंने मासेस के केस में बोला था कि दोनों चीजों का ही मास डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज का नहीं। अब हम प्लैनेट्स का जो डेटा था जो हम कल पिछली क्लास में भी देख रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कि मरकरी जो है वो बड़ा छोटा सा प्लैनेट है। तो मरकरी का मास है ये मरकरी का मास है, काफी ज्यादा है, 0.3 टाइम्स 10⁻24 kg, फिर भी बहुत मास होता है। बट कंपेयर टू यूरेनस इट्स नथिंग, राइट? यूरेनस का मास काफी ज्यादा है मरकरी से, इजंट इट? तो सन का मास तो अपनी जगह, सन का मास तो सेम है, बट सन यूरेनस पे ज्यादा बड़ी फोर्स लगाएगा या मरकरी पे, अब ये उनके मास पे भी डिपेंड करता है। सो मास को देख के तो ये लग रहा है, मास को देख के तो ये लग रहा है कि यार यूरेनस पे ज्यादा बड़ी फोर्स लगनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ डिस्टेंस को भी देखो। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस को देख लें तो हमें नजर आ रहा है कि मरकरी का जो डिस्टेंस है वो सन से 57.9 मिलियन किलोमीटर्स का है, जबकि यूरेनस का डिस्टेंस 2872 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सन से। तो मास का भी अफेक्ट आता है, मास यूरेनस का ज्यादा है तो कह सकते हैं कि यूरेनस पर ज्यादा फोर्स लगनी चाहिए, बट दैट वुड हैव ओनली बीन द केस अगर दोनों का डिस्टेंस सेम होता, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है, सो वी हैव टू कंसिडर द अदर फैक्टर एज वेल। अब डिस्टेंस देखें तो मरकरी का कम है तो हम कहते हैं यार मरकरी पे ज्यादा फोर्स लगनी चाहिए। तो ये दोनों कंपीटिंग फैक्टर्स हैं। कंपीटिंग फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ कि दो फैक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे का, दोनों का ऑपोजिट इफेक्ट है। सो यू कांट विदाउट एक्चुअली लुकिंग एट द नंबर्स यू कांट बी श्योर किस पे ज्यादा फोर्स लग रही है किस पे कम फोर्स लग रही है। सही कह रहा हूं मैं? like without actually calculating the value of the force, without actually looking at the numbers and using the formula of the force to calculate it, you can't really be sure and say कि यार बस मरकरी पे ज्यादा लग रही है यूरेनस पे कम लग रही है। बट यस, आपकी बात ठीक थी, फिर भी योर आंसर वाज करेक्ट, because in all of these planets cases, in all of the cases, the factor of the distance outweighs the mass factor. डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है इट विल ऑलवेज आउटवे द मास फैक्टर इन आवर केस ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं तुम्हारे, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें ये बात ट्रू है, ये पैटर्न ट्रू ही रहेगा कि मरकरी पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी, वीनस पे उससे कम, अर्थ पे उससे कम, मार्स पे उससे कम, जुपिटर पे उससे कम, सैटर्न पे उससे कम, यूरेनस पे उससे कम और नेपच्यून पे सबसे कम। ऑल्दो मास भी एक फैक्टर है विदाउट अ डाउट, लेकिन डिस्टेंस का फैक्टर ज्यादा उसको आउटवे कर जाता है। तो ये बात ट्रू है, इस बात को बल्कि आपने बाकायदा याद रखना है इस पहले पॉइंट को कि एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द सन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सन डिक्रीजेस। सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, मैं सन की ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, अभी मैं प्लैनेट की ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा। सो जितना दूर है प्लैनेट द वीकर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, क्योंकि सन से दूर जाएंगे तो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो सन जो है वो प्लैनेट के ऊपर फोर्स भी वीक लगाएगा। ठीक है, इवन दो मास किसी दूर वाले प्लैनेट का ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस वाला फैक्टर मास वाले फैक्टर को आउटवे कर रहा है। फातिमा और फैजानी वाली बात बेटा समझ में आ गई? इज दिस अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो कंक्लूजन ये निकली, द फर्दर द प्लैनेट इज फ्रॉम द सन द लेस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट। और इस बात को भी अब याद रखो कि जिस सर्कुलर मोशन के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो जिसपे फोर्स कम लग रही होती है वो स्लो भी ट्रेवल कर रहा होता है, उसकी स्पीड भी कम होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है और इन पॉइंट्स को एक्चुअली लिंक करना है। जिसपे फोर्स कम लगेगी उसकी स्पीड कम होगी, ऑर्बिटल स्पीड कम होगी और उसकी स्पीड कम होगी साथ साथ उसको डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करना है तो उसका टाइम टू ऑर्बिट भी ज्यादा होगा। सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे दो प्लैनेट्स हैं, अर्थ को कंपेयर कर लेते हैं सैटर्न के साथ। अर्थ पे फोर्स भी ज्यादा लग रही है, सैटर्न पे फोर्स भी कम लग रही है, तो हम पहली बात तो यही वजह है कि अर्थ की स्पीड इस वजह से ही ज्यादा होगी।
दूसरी बात, स्पीड ज़्यादा है, और फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि अर्थ ने डिस्टेंस ट्रेवल जो करना है वो कम है, अर्थ का ऑर्बिट छोटा है, क्योंकि अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस छोटा है, तो अर्थ ने जो सर्कमफेरेंस कवर करना है वो छोटा है। सैटर्न का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो सैटर्न ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो भी ज़्यादा है। स्पीड भी कम है, डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करना है सैटर्न को, तो ऑब्वियसली इट विल टेक longer, much longer to complete the orbit around the sun, and earth takes 365 days, जबकि अर्थ को लगते हैं 365 डेज ऑर्बिट करने में। कहाँ गया अर्थ? अर्थ को कितना टाइम लगता है भाई? 365 डेज, जबकि सैटर्न का लिखा हुआ है 29.5 years। सैटर्न का लिखा हुआ है 29.5 years, और ये सिर्फ 1 year है, तो 29 टाइम्स ज्यादा टाइम उसको जो है वो टाइम लग रहा है ऑर्बिट कंप्लीट करने में। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हर जैसे जैसे सन से दूर जा रहे हो वीक हो रही है। हर चीज की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे आप उससे दूर जाते हैं वीक होती है। तो सन से आप जितना दूर जाएंगे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, इसलिए करीब वाले प्लेनेट पे फोर्स लग रही है ज्यादा, दूर वाले प्लेनेट पे लग रही है फोर्स कम। इवन दो मास इज ऑल्सो अ फैक्टर, बट द डिस्टेंस फैक्टर हेयर आउटवेज द फैक्टर ऑफ द मास। ठीक है, ओके। एक बात और जहन में रखनी है हमेशा कोई भी चीज डिस्कस करते हुए, कि हमने कहा था सन का टाइम, सन जो है इट कंट्रीब्यूट्स टू 99% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज मच मोर मैसिव देन एनी अदर प्लैनेट। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो सन की है उसका कोई मुकाबला नहीं है किसी प्लैनेट की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ। सही है। अब अभी हमने सिर्फ सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस किया है, अब हम प्लैनेट्स की अपनी ग्रेविटी को भी डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स भी अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट के अपने ही सरफेस पे प्लैनेट की ग्रेविटी कैसी है, वीक है, स्ट्रांग है, कंपेयर करेंगे उसको अर्थ से। सो हम अर्थ के अपने ही सरफेस पे अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, अगर हम अर्थ की बात कर लें, यू रिमेंबर दैट नंबर राइट? जी की वैल्यू सबको पता है कितनी, 9.8 न्यूटन पर केजी। ये क्या है? ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, और ये अर्थ के सरफेस पे है। यू रिमेंबर दैट वैल्यू, जी होता है 9.8। सो एवरी प्लैनेट हैज अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट, और इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसकी वजह से प्लैनेट पे जो भी चीजें होती हैं वो उस प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, राइट? अब बात ये हो रही है कि हम अर्थ पे रहते हैं, हमें अर्थ का एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग फॉल्स डाउनवर्ड्स और एवरीथिंग फॉल्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट? बिकॉज अर्थ के ऊपर अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, अराउंड 9.8 न्यूटन पर केजी। नियर द सरफेस ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम उसको हम कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्म। मतलब ये नहीं कहूंगा मैं कि यार मैं अपने घर के ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ तो मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो गई है। यस, टेक्निकली थोड़ी सी वीक हो गई है, लेकिन ये फर्क इतना माइन्यूट है कि मैं अब इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल ही ना होने के बराबर फर्क है। और व्हेन आई से नियर द सरफेस, इट ऑल्सो मीन्स कि अगर मैं एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से 100th फ्लोर पे भी चला जाऊँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 ही कंसिडर होगी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लाइक इवन व्हेन यू आर इन एन एयरप्लेन, you are so high above the ground, thousands of feet, or let's say a few hundred meters above the ground, it still is not a big difference, and the gravitational field strength would still be very close to 9.8. You still haven't gone very far from the earth. हाँ, अब अगर आप किसी सैटेलाइट में या रॉकेट में बैठ के स्पेस में चले जाते हो और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और आगे निकलना शुरू हो जाते हो, तब कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी अर्थ की। तो जैसे आप सन से दूर जा रहे थे और सन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह प्लैनेट से भी आप दूर जाएंगे तो प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। लेकिन फिलहाल बात करते हैं प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ प्लैनेट के सरफेस पे। एक प्लैनेट के ही सरफेस के ऊपर जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक, कि वो प्लैनेट कितना मैसिव है, राइट? कितना मैसिव प्लैनेट है। लेकिन साथ साथ इस बात पे भी तो डिपेंड करता है कि प्लैनेट एक सर्कल स्फेयर है, ये प्लैनेट का सेंटर है, ये प्लैनेट के स्फेयर पे मुझे जी की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आर है वो प्लैनेट का रेडियस है। ओके, लेट्स जस्ट वेट अ मिनट, स्क्रीन बार बार जो है ना वो ग्लिच कर रही है, इसको वापस आने का वेट करते हैं, होपफुली खुद ही वापस आ जाए। आज स्क्रीन ने बहुत तंग किया है।
ओके सर आप इलेक्ट्रिसिटी और स्पेस फिजिक्स के P2 के 5 पेपर्स की डेडिकेटेड क्लास रख सकते हैं? बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर करते हैं यार। असल में मेरी सिलेबस कंप्लीशन इस दफ़ा ओ लेवल में पहली दफ़ा लेट हुई है। एएस और A2 के सिलेबसेस तो मैंने ऑलमोस्ट मार्च के एंड पे ही कंप्लीट करवा दिए थे। इसकी क्लासेस हमारी बीच में रह गई थी। अब मेरा यही फोकस है कि जैसे ही ये बस सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर मैं कोई डेडिकेटेड क्लासेस आप लोगों से पूछ के जो है वो रख लूँगा। जो जो आप कहोगे कि सर ये वाला चैप्टर करवा दे, तो मैं उन पर एक दो क्लासेस या उनकी स्पेसिफिकली पास ओवर की क्लासेस रखवा दूंगा। ठीक है। बट जो प्लेलिस्ट है मेरी वो आपके साथ आई थिंक शेयर्ड है या नहीं, आई डोंट नो। बट उसमें अगर आप जाओ तो लेक्चर वीडियोस में मैंने टॉपिकल पास पेपर्स करवाए हुए हैं काफ़ी सारे। तो उसको उस पर बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं उसको तुम्हें बता दूंगा। एनीवेज सो क्या बात हो रही थी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा प्लैनेट के सरफेस पे, तो ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट का सेंटर है, ये प्लैनेट का सरफेस है। सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? एक तो ये कि प्लैनेट का मास कितना है। ज़्यादा मास होगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। द ग्रेटर द मास द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बट आपने ये पढ़ा था कि जितना आप प्लैनेट से दूर जाते हो उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। ओके सो अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सरफेस पे जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू सेंटर से जो आपका डिस्टेंस है रेडियस आर उस पर भी डिपेंड करेगी। तो अगर मेरे पास दो प्लैनेट्स हैं सेम मास के लेकिन एक का रेडियस ज्यादा है, लेट सपोज दोनों प्लैनेट सेम मास के हैं, एक का रेडियस ज्यादा है एक का रेडियस कम है, तो जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ सरफेस पे कम होगी। साइज में प्लैनेट ज्यादा बड़ा है लेकिन मास दोनों का सेम है, सो ये वाला फैक्टर तो हमने वैसे ही कैंसिल कर दिया ना, जब दोनों चीजों को सेम कर दिया, दोनों प्लैनेट का मास सेम कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये वाला जो प्लैनेट है इसका रेडियस ज्यादा बड़ा है। अब अगर इसका रेडियस ज्यादा बड़ा है इस प्लैनेट का तो क्या होगा, इसके सरफेस पे आप जब खड़े हो तो आप प्लैनेट के सेंटर से ज्यादा दूर हो। सो दैट इज व्हाई द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस विल बी लेस। ठीक है। और यार ये स्क्रीन बहुत ज्यादा तंग कर रही है आज। लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। एक मिनट रुको प्लीज, आई जस्ट पॉज